नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम की सीरीज़ में। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और आपके लिए आज का पहला प्रश्न। तो इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर के अध्ययन के अनुसार रूम एयर कंडीशनर से 2030 तक भारत की अधिकतम मांग में कितना योगदान मिलने की उम्मीद है। तो अभी क्या हुआ है कि केंद्र सरकार ने एयर कंडीशनर यानी एसी के लिए तापमान को लेकर के एक गाइडलाइन जारी किया है, और जिसके अंतर्गत जो है जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी वो न्यूनतम 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगी, और जो अधिकतम जो सेटिंग होगी वो 28 डिग्री की होगी। बहरहाल हम लोग इस प्रश्न की ओर देखें तो इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर के अध्ययन के अनुसार रूम एयर कंडीशनर से 2030 तक भारत की अधिकतम मांग में कितना योगदान मिलने की उम्मीद है। ऑप्शन ए कह रहा है 80 गीगावाट, ऑप्शन बी कह रहा है 100 गीगावाट, ऑप्शन सी कह रहा है 120 गीगावाट, ऑप्शन डी कह रहा है 150 गीगावाट। तो राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी है 120 गीगावाट। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने एसी यानी एयर कंडीशनर के तापमान को लेकर के एक नई गाइडलाइन जारी करने का निर्देश दिया है। इस नए नियम में एसी के तापमान के स्टैंडर्डाइजेशन करने का प्रावधान किया जा रहा है। इसे बहुत जल्द लागू किया जाएगा। अब एसी का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, यानी ठंडक के लिए 20 डिग्री से कम और गर्मी के लिए 28 डिग्री से ज़्यादा नहीं रह कर सकेंगे। यह नियम घरों, व्यावसायिक ऑफिस के साथ साथ वाहनों में एयर कंडीशनिंग सिस्टम पर भी लागू होगा। इस पहल से ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा मिलेगा और बिजली की मांग में कमी आएगी। अन्य प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो यूसी बर्कले के इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि रूम एसी भारत की अधिकतम मांग में 2030 तक 120 गीगावाट का योगदान दे सकते हैं। तो ये डाटा आप याद रख सकते हैं। जबकि 2026 तक बिजली की कमी होने की संभावना जताई गई है। भारत में हर साल 10 से 15 मिलियन नए एसी लगाए जाते हैं, और अगले दशक में 130 से 150 मिलियन और एसी लगाए जाने की उम्मीद है। दो 2019 से 24 के बीच एसी ने अधिकतम मांग में 30 से 35 गीगावाट का योगदान दिया है। विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत में एसी की मांग 2050 तक 9 गुना बढ़ने का अनुमान है। भारत में एसी की मांग 2010 से तिगुना हो गई है। कूलिंग की मांग पहले ही भारत की कुल बिजली खपत का लगभग 10% जिम्मेदार है, यानी कूलिंग में 10% बिजली खपत होती है। भारत कूलिंग एक्शन प्लान के बारे में बात कर लें तो इसे भारत की बढ़ती कूलिंग आवश्यकताओं को पूरा करने और सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित कदमों के साथ माध्यम से 2037 से 38 तक कूलिंग माध्यम में 20 से 25% की कमी लाना है। ऊर्जा कुशल एयर कंडीशनर कूलिंग उपकरणों और पैसिव कूलिंग समाधानों जैसे कि ग्रीन रूफ, बेहतर निर्माण सामग्री और प्राकृतिक वेंटिलेशन का उपयोग बढ़ाना है। कूलिंग तकनीकों के लिए सांस्कृतिक केंद्रों सहित शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना है। कूलिंग तकनीकों के विकास को R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ सहयोग के माध्यम से प्रोत्साहित करना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से औसतन लगभग 12 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है समताप मंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 12 से 15 किलोमीटर ऊपर स्थित है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं और राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब ये चर्चा में क्यों है? तो साई तकनीक पृथ्वी से
तकनीक से पृथ्वी का तापमान होगा कम। अब ये साई तकनीक क्या है, तो ये जो है हाल ही में एक शोध में पाया गया है कि स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन यानी साई एक ऐसी विधि है जिसमें सतह तक पहुंचने वाली सूर्य की रोशनी की मात्रा को कम करने के लिए पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर में एरोसॉल इंजेक्ट किया जाएगा। अर्ब्स फ्यूचर नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में इस तकनीक का वर्णन किया गया है। साई तकनीक के बारे में बात करें तो यह जो है उच्च वायुमंडल में सूक्ष्म परावर्तक कणों की एक परत जोड़कर ग्रह को ठंडा करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की एक प्रस्तावित विधि है। यह विधि ज्वालामुखी विस्फोटों से प्रेरित है जो हवा में एरोसोल को फैलाकर ग्रह पर शीतलन प्रभाव डालने के लिए जाने जाते हैं। पृथ्वी से अधिक सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके साई का लक्ष्य एक शीतलन प्रभाव पैदा करना है जो बढ़ते सतह के तापमान से निपटने में मदद कर सकता है। शोधकर्ताओं की टीम ने पाया कि प्रत्येक गोलार्ध के स्थानीय वसंत और ग्रीष्म ऋतु में प्रति वर्ष 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर 12 मिलियन टन सल्फर डाइऑक्साइड का छिड़काव करने से ग्रह लगभग 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा हो सकता है। छिड़काव की मात्रा 1991 में माउंट पिनातुबो ज्वालामुखी द्वारा वायुमंडल में डाली गई मात्रा के बराबर है। साई तकनीक को लेकर के कुछ विवाद भी है। तो इस विधि के कुछ लाभ तो हैं, लेकिन एरोसोल की सामान्य मात्रा से 3 गुना अधिक मात्रा का उपयोग करने से जोखिम अधिक होता है। वहीं साई से संबंधित कई महत्वपूर्ण जोखिम और दुष्प्रभाव हैं, जिसमें सामाजिक और भू राजनीतिक जोखिम शामिल है। साथ ही ओजोन क्षेत्र की देरी से रिकवरी और एसिड रेन जैसे प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव भी इसमें शामिल हैं। शीतलन के कुछ अन्य पारिस्थितिक प्रभाव भी हो सकते हैं और यह नई चुनौतियों को भी जन्म दे सकता है, इसलिए यह विवाद का कारण है। वायुमंडल की परतों के बारे में बात करें तो जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है। पृथ्वी का क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से औसतन लगभग 12 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी के ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक है। यानी जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो इस तरीके से जब डिवाइड करते हैं तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर यानी 0 डिग्री पर या 90 डिग्री मान लेते हैं ध्रुव, और यहाँ 0 डिग्री, तो यहाँ पर लगभग 18 किलोमीटर मानी जाती हैं। तो औसतन जो है ये 12 किलोमीटर माना जाता है। ठीक है। समताप मंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 12 से 15 किलोमीटर ऊपर स्थित समताप मंडल पृथ्वी की ओजोन परत के घर के ऊपर रूप में जानी जाता है। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है सामान्यतः। ठीक है। मध्य मंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 50 से 80 किलोमीटर के बीच स्थित मध्य मंडल ऊंचाई के साथ उत्तरोत्तर ठंडा होता जाता है। यानी जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं ऊपर तापमान जो है कम होता जाता है। तापमंडल या पृथ्वी की सतह से लगभग 80 से 700 किलोमीटर ऊपर स्थित है, जिसके सबसे निचले हिस्से में आयनमंडल है। आयनमंडल यह एक अलग परत नहीं है जैसा कि ऊपर वर्णित अन्य परतें हैं। इसके बजाय आयनमंडल मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल और बाह्य वायुमंडल को ओवरलैप करता है। बाह्य वायुमंडल की बात करें तो यह पृथ्वी की सतह से लगभग 700 से 10,000 किलोमीटर ऊपर स्थित है और एक्सोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊंची परत है और इसके ऊपरी परत पर सतह पर सौर वायु के साथ मिल जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के संदर्भ में यह दोनों स्टेटमेंट सही हैं।
सही ही स्टेटमेंट हमें बताना है, उसका चयन करना है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। व्याख्या की बात करें तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट, इसीलिए यह चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने देश के 7 राज्यों जैसे कौन कौन से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और असम के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट इसलिए जारी किया गया है क्योंकि इन क्षेत्रों में कुछ घंटों के भीतर गरज चमक के साथ मध्यम बारिश, बिजली गिरने और 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। ऑरेंज अलर्ट है क्या? तो ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला एक चेतावनी संकेत है, जिसका अर्थ है कि मौसम की स्थिति गंभीर हो सकती है और सतर्कता बरतना जरूरी है। यह अलर्ट तब जारी किया जाता है जब मौसम विभाग को अनुमान होता है कि अगले कुछ घंटों में भारी बारिश, तेज हवाएं, गरज चमक या अन्य खतरनाक मौसम घटनाएं हो सकती हैं। इसका उद्देश्य लोगों को संभावित खतरे के प्रति आगाह करना और उन्हें आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए तैयार करना है, जैसे घर के अंदर रहना, अनावश्यक यात्रा से बचना और मौसम संबंधी सलाह का पालन करना। यह अलर्ट रेड अलर्ट से एक स्तर नीचे होता है, लेकिन यह भीषण मौसम की चेतावनी है जिसमें लापरवाही परेशानी या नुकसान का कारण बन सकती है। अब हम लोग भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बारे में बात कर लें तो यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। यह देश में मौसम संबंधी अवलोकन, पूर्वानुमान और चेतावनी जारी करने के लिए मुख्य एजेंसी है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1875 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह देश भर में सैकड़ों वेधशालाएं और स्वचालित मौसम स्टेशन संचालित करता है। साथ ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात, भारी बारिश, बर्फबारी, आंधी तूफान, हीट वेव, ठंड और अन्य गंभीर मौसम घटनाओं के लिए चेतावनी भी जारी करता है। यह कृषि, सिंचाई, नौवहन, विमानन, आपदा प्रबंधन, जल संसाधन, उद्योग और आम जनता को मौसम संबंधी आवश्यक आंकड़े और सलाह उपलब्ध कराता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, फिलीपींस में एक लोकतांत्रिक सरकार एक संवैधानिक गणराज्य है जिसमें राष्ट्रपति प्रणाली है। फिलीपींस में 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं या सही हैं? तो अभी क्या है कि इस संदर्भ में दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाता है। और हुआ क्या है कि अभी जो है एक जहाज़ था, चीन का जहाज़, और वो जो है विवादित दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस के कब्जे वाले थीटू द्वीप के पास जो है फंस गया है, इसीलिए चर्चा में है। चलिए हम लोग देख लेते हैं व्याख्या को। तो हाल ही में विवादित दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस के कब्जे वाले थीटू द्वीप के पास चीनी जहाज़ फंस गया। यह जहाज़ तूफानी मौसम के कारण फंस गया था, जिसके बाद फिलीपींस सेना अलर्ट पर थी। बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में विवादित जल क्षेत्र में चीनी और फिलीपींस तट रक्षक और नौसेना के जहाज़ों के बीच टकराव बढ़ गया है। थीटू द्वीप के बारे में बात करें तो थीटू द्वीप दक्षिणी चीन सागर में विशेष रूप से स्प्रेटली द्वीप समूह के भीतर स्थित है। स्प्रेटली द्वीप समूह दक्षिणी चीन सागर में 100 से अधिक छोटे द्वीपों या चट्टानों से मिलकर बना है। चीन, ताइवान, वियतनाम इनके संपूर्ण भाग पर अपना दावा करते हैं, जबकि मलेशिया और फिलीपींस इसके कुछ हिस्सों पर अपना दावा करते हैं। थीटू द्वीप प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले स्ट्रेटली द्वीपों में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है तथा फिलीपींस के 9 द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है। थीटू द्वीप फिलीपीन मछली पकड़ने वाले गांव और फिलिपिनो सेना का घर है। वर्ष 1971 से यह फिलीपींस द्वारा प्रशासित है। इसमें एक स्थायी नागरिक आबादी है, जिसमें एक स्कूल और हवाई अड्डा यानी रेडिको एयरफील्ड, एक बड़ा बंदरगाह और
नेविगेशन के लिए एक प्रकाश स्तंभ शामिल है। यह चीन के सुबी रीफ से केवल कुछ किलोमीटर दूर है, जहां एक बड़ा सैन्य अड्डा स्थित है। फिलीपींस के बारे में बात करें तो यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में दक्षिणी पूर्व एशिया का एक द्वीप देश है। इसकी राजधानी मनीला है। फिलीपींस में एक लोकतांत्रिक सरकार, एक संवैधानिक गणराज्य जिसमें राष्ट्रपति प्रणाली है। फिलीपींस में 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। तुब्बा ताहा रीफ यानी सुलू सागर में अवस्थित है। प्यूर्टो प्रिंसेसा भूमिगत नदी, माउंट हेमिगुइटन वन्यजीव अभयारण्य, ये 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। दक्षिणी चीन सागर के बारे में बात करें तो दक्षिणी चीन सागर की सीमा उत्तर में चीन एवं ताइवान से, पश्चिम में भारत और चीनी प्रायद्वीप, दक्षिण में इंडोनेशिया और ब्रुनेई तथा पूर्व में फिलीपींस से लगती है। यह ताइवान जलडमरू मध्य द्वारा पूर्वी चीन सागर से और लुग्यान जलडमरू मध्य द्वारा फिलीपींस सागर से जुड़ा हुआ है। दक्षिणी चीन सागर में प्रमुख द्वीप और चट्टान संरचनाएं स्ट्रेटली द्वीप समूह, पैरासेल द्वीप समूह, प्रेटस नटूना द्वीप तथा स्कारबोरो शोल हैं। इस क्षेत्र में लगभग 70 प्रवाल द्वीप और टापू विवाद के अधीन हैं। चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ताइवान सभी इस विवादित क्षेत्रों पर 90 से अधिक चौकियां बना रहे हैं। चीन अपने 9 डैश लाइन मानचित्र के साथ समुद्र के 90% हिस्से पर दावा करता है और नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसने द्वीपों का भौतिक रूप से विस्तार किया है तथा वहां सैन्य प्रतिष्ठानों का निर्माण किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही विकल्प का चयन करें। तो ILO के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़कर 64.3% पर पहुंच गया है। इस मामले में भारत अब विश्व में दूसरे स्थान पर आ गया है। किसमें? सामाजिक सुरक्षा के मामले में। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ILO स्टेट डेटाबेस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 के 19% से बढ़कर के 2025 में 64.3 यानी 94 करोड़ से अधिक लोगों को तक पहुंच हो गया है। ठीक है, तो सही विकल्प का चयन करना है। तो इस संदर्भ में दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ILO कहते हैं, के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा के दायरे में वृद्धि हुई है। ILO के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़कर 64.3% पर पहुंच गया है। इस मामले में भारत अब विश्व में दूसरे स्थान पर आ गया है। ILO स्टैट डेटाबेस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 के 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है। इसमें पिछले एक दशक में 45% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सामाजिक सुरक्षा या संरक्षण है क्या? तो सामाजिक सुरक्षा वह संरक्षण है जिसमें कोई समाज, व्यक्तियों एवं परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करने और आय संबंधी सुरक्षा की गारंटी देने के लिए प्रदान करता है। इसे विशेष रूप से वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बीमारी, दिव्यांगता, कार्यस्थल पर चोट लगने या मातृत्व के मामले में प्रदान किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा के 3 स्तंभ हैं: सामाजिक सहायता, सामाजिक बीमा और श्रम बाजार कार्यक्रम, जो आत्मनिर्भरता एवं स्वतंत्रता में मदद करते हैं। सामाजिक सुरक्षा के लिए शुरू की गई कुछ पहले तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना वृद्धावस्था संरक्षण के लिए ये शुरू किया गया था। 18 से 40 वर्ष तक इसमें लोग जो पात्रता है उनकी आयु होनी चाहिए। लाभार्थी द्वारा 50% मासिक अंशदान और केंद्र सरकार द्वारा समान अंशदान प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में बात करें तो 18 से 50 वर्ष के लिए है। किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। अटल पेंशन योजना की बात करें तो 18 से 40 वर्ष तक के बीच अटल योजना का लाभ ले सकते हैं। 1000 से 5000 रुपये तक की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अन्य
जो पहल शुरू की गई है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 18 से 70 वर्ष के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आदि, ये सब कुछ प्रमुख पहले शुरू की गई हैं भारत सरकार द्वारा, जिससे सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में बात करें तो यह एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसकी स्थापना 1919 में वर्सेल्स की संधि के भाग के रूप में हुई थी, जिसने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया था, और यह 1946 में संयुक्त राष्ट्र की प्रथम विशेष एजेंसी बन गई थी। यह एकमात्र त्रिपक्षीय यानी यूएन एजेंसी है जो सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाती है। इसके 187 सदस्य देश हैं। यह श्रम मानक निर्धारित करता है, नीतियां विकसित करता है और सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करता है। इसका मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आईएलओ द्वारा कुछ प्रमुख रिपोर्ट जारी की जाती हैं, जैसे विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य, वैश्विक वेतन रिपोर्ट, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट, युवाओं के लिए विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। ये कुछ प्रमुख रिपोर्ट आईएलओ द्वारा जारी किए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश द्वारा चलाया गया सैन्य अभियान है? तो ईरान, इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरब। तो अभी जो है इजराइल द्वारा चलाया गया और यह ईरान पर जो है सैन्य कार्रवाई किया गया है। तो इजराइल का ईरान पर हमला हुआ है। इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, जिसमें सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमला ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत किया गया और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे ईरान के परमाणु खतरे के खिलाफ एक पूर्व खतरनाक, सटीक और समन्वित आक्रामक बताया। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार विकसित करने की योजना है और यदि इसे नहीं रोका गया तो यह हथियार बना सकता है। हमला ईरान की परमाणु हथियार परियोजना के मुख्य केंद्रों पर किया गया, विशेष रूप से नतांज की यूरेनियम संवर्धन सुविधा में यह हमला किया गया। अब ये देख लीजिए ईरान की अवस्थिति कहाँ पर है। ये रहा ईरान, ठीक है। ये रेड सी है, ये फारस की खाड़ी है और ये यहाँ पर जो है ये इजराइल है। इसने हमला किया है ईरान पर, ठीक है। और ईरान की सीमा कैस्पियन सी से लगती है। ये रहा कैस्पियन सी, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारत वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है 127, ऑप्शन बी कह रहा है 130, ऑप्शन सी कह रहा है 131, ऑप्शन डी कह रहा है 135। तो अभी जो है ग्लोबल जेंडर गैप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF द्वारा जारी किया गया है और इसमें 148 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत की स्थिति जो है 131 पर है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 131वें स्थान पर पहुंचा है। भारत ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी 2025 के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 148 देशों में से 131वां स्थान प्राप्त किया है, जो पिछले वर्ष 2024 की तुलना में 2 पायदान नीचे है, यानी पिछले वर्ष 129 था। आर्थिक भागीदारी और शिक्षा के क्षेत्र में मामूली प्रगति के बावजूद भारत का समग्र जेंडर पैरिटी स्कोर 64.1% पर बना हुआ है, जो यह दर्शाता है कि लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति धीमी है। विशेष रूप से राजनीतिक सशक्तिकरण में मौजूदा संरचनात्मक बाधाएं भारत के लैंगिक परिदृश्य में बड़े सुधार को रोक रही है। चर्चा का कारण क्या है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का 19वां संस्करण 12 जून को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया, ठीक है। तो कौन सा संस्करण था? ये 19वां संस्करण था। इसमें भारत 2 स्थान फिसल करके 131वें स्थान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में भारत के लिए मिश्रित परिणाम सामने आए
जहां आर्थिक भागीदारी में कुछ सुधार हुआ, वहीं राजनीतिक सशक्तिकरण, खासकर संसद और मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी में गिरावट देखी गई है। वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो वैश्विक लैंगिक अंतर 68.8% तक कम हुआ है, जो कोविड-19 के बाद से सबसे बड़ी प्रगति है। मौजूदा गति से पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में 123 वर्ष लगेंगे, यानी जिस दर से हम लैंगिक समानता की ओर बढ़ रहे हैं उसे 100% प्राप्त करने में 123 वर्ष और लगेंगे। अब देखिए, जो लैंगिक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में शीर्ष 5 देश कौन है, तो सबसे पहले आइसलैंड है पहले पायदान पर, फिर फिनलैंड है, तीसरे स्थान पर नॉर्वे है, चौथे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है, पांचवें स्थान पर न्यूजीलैंड है। निचले क्रम के 5 देश की बात करें तो पाकिस्तान 148 स्थान पर है, सूडान 147 स्थान पर है, 146 स्थान पर 46वें स्थान पर चाड है, 145वें स्थान पर ईरान है, 144वें स्थान पर अफगानिस्तान है। भारत का प्रदर्शन की बात करें तो कुल रैंक 131वीं है, 2024 में 129वीं थी। जेंडर पैरिटी स्कोर की बात करें तो 64.1 दक्षिण एशिया में सबसे कम में से एक है। सकारात्मक प्रगति भी हुई है, तो आर्थिक भागीदारी और अवसर की बात करें तो स्कोर में 0.9% अंक की वृद्धि हुई है, अब 40.7% हो चुकी है। औसत आय समानता की बात करें तो 28.6% से बढ़ करके 29.9% हुई है। श्रम बल भागीदारी की बात करें तो 45.9% पर स्थिर रही। भारत के लिए अब तक की उच्चतम स्कोर यह बनी हुई है। शैक्षिक प्राप्ति की बात करें तो इसमें 97.1% महिला साक्षरता और उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि के कारण हुआ है। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता की बात करें तो लिंगानुपात में सुधार और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा बढ़ने से स्कोर बेहतर हुआ है। राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करें तो संसद में महिला सांसदों की संख्या 14.7% से घट करके 13.8% हो गई है। मंत्री पदों पर महिलाओं के हिस्सेदारी 6.5% से घट करके 5.6% हो गई है। इस उप सूचकांक का स्कोर 0.6% अंक गिरा, जो 2023 से भी नीचे है। 2019 में राजनीतिक समानता का शिखर 30% था। दक्षिण एशिया क्षेत्र में तुलना की बात करें तो भारत के साथ अन्य देशों की तुलना हम लोग कर लेते हैं, तो बांग्लादेश जो 24वें स्थान पर है, ठीक है, नेपाल 125वें स्थान पर है, श्रीलंका 130वें स्थान पर है, वहीं भारत 131वें स्थान पर है, भूटान 119वें स्थान पर है, मालदीव 138वें स्थान पर है और पाकिस्तान 148वें स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच के बारे में बात करें तो WEF यानी सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह फोरम या मंच वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आयाम देने के लिए समाज के अग्रणी राजनीतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और अन्य अभिकर्ताओं को शामिल करता है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियर की पृष्ठभूमि और हार्वर्ड से लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री वाले जर्मन प्रोफेसर क्लास श्वाब ने वर्ष 1971 में WEF की स्थापना की, जिसे मूल रूप से यूरोपीय प्रबंधन मंच यानी यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम के रूप में जाना जाता था। ठीक है, पहले इसका नाम ये था, यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। WEF द्वारा यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कुछ प्रमुख रिपोर्ट जारी की जाती हैं। वो रिपोर्ट कौन कौन सी हैं, तो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट WEF द्वारा जारी की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में विश्व समुद्री मत्स्य संसाधन की स्थिति की समीक्षा 2025 रिपोर्ट किसने जारी की है,
तो WEF, UNDP, UNEP और FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस संदर्भ में ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। तो विश्व समुद्री मत्स्य संसाधन की स्थिति की समीक्षा 2025 रिपोर्ट जारी की गई है, किसके द्वारा? फाओ द्वारा। फाओ ने विश्व समुद्री मत्स्य संसाधन की स्थिति की समीक्षा 2025 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में गहरे समुद्र की प्रजातियों के सामने आने वाली विशेष संधारणीयता संबंधी चुनौतियों का उल्लेख किया गया है। इन प्रजातियों की देर से परिपक्वता, धीमी वृद्धि, लंबा जीवन काल, कम मृत्यु दर और अनियमित प्रजनन के कारण उन्हें कई विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट में अति मत्स्यन के साथ साथ अवैध, असूचित और अनियमित मत्स्यन को भी प्रमुख चिंताओं के रूप में उजागर किया गया है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालें तो गहरे समुद्र की केवल 29% मत्स्य प्रजातियां ही संधारणीय तरीके से पकड़ी जा रही हैं। इस वजह से ये प्रजातियां अत्यधिक असुरक्षित हो गई हैं। वैश्विक स्तर पर 64.5% मत्स्य भंडारों का संधारणीय स्तरों पर दोहन किया जा रहा है, जबकि 35.5% मत्स्य भंडार अति मत्स्यन के शिकार हैं। अत्यधिक प्रवासी शार्क मत्स्य भंडारों में से आधे से अधिक को असतन माना जाता है। इनमें 23 आकलित शार्क मत्स्य भंडारों में से 43.5% का अति मत्स्यन होता है। मत्स्य सब्सिडी पर WTO समझौता के द्वारा 3 प्रमुख प्रतिबंध लगाया गया है। तो IUU मत्स्य में शामिल जहाज़ों या ऑपरेटर्स के लिए सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाता है जब तक अति मत्स्यन किए गए यानी ओवरफिश्ड मत्स्य भंडारों को सतत स्तर तक पुनर्स्थापित करने के उपाय नहीं किए जाते, तब तक मछली पकड़ने के लिए दी जा रही सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाता है। तटीय देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर और क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठन की निगरानी से परे मछली पकड़ने की गतिविधियों के लिए सब्सिडी पर रोक लगाता है। IUU मत्स्यन के बारे में बात करें तो IUU मत्स्यन एक व्यापक शब्दावली है जिसमें मछली पकड़ने की कई तरह की गतिविधियां शामिल हैं। ये गतिविधियां खुले समुद्र में और राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्रों दोनों जगह होती है। अवैध मत्स्यन के बारे में बात करें तो इसमें किसी देश के जल क्षेत्र में बिना अनुमति के या राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके मछली पकड़ना शामिल है। असूचित मत्स्यन की बात करें तो मछली पकड़ने की जानकारी राष्ट्रीय प्राधिकारों को नहीं देना या गलत जानकारी देना, जिससे राष्ट्रीय विनियमों का उल्लंघन होता है। अविनियमित मत्स्यन की बात करें तो ऐसे जहाज़ों द्वारा मछली पकड़ना जो राज्य विहीन है या ऐसे देश जो क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठनों के सदस्य नहीं हैं और जो संरक्षण नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो ये अविनियमित मत्स्यन कहलाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन क्या है? तो फाओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूखमरी पर नियंत्रण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व भर में मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1945 में फाओ की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारत सहित 194 सदस्य देशों एवं यूरोपीय संघ के साथ फाओ विश्व भर में 130 से अधिक देशों में कार्य करता है। यह रोम यानी इटली की स्थित संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता संगठनों में से एक है। इसकी सहयोगी संस्थाएं विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष यानी IFAD है। प्रमुख प्रकाशन की बात करें फाओ द्वारा तो वैश्विक मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर की स्थिति सोफिया ये फाओ द्वारा प्रकाशित की जाती है। विश्व के वनों की स्थिति यानी सोफो जो है फाओ द्वारा प्रकाशित की जाती है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति सोफी भी जो है फाओ के द्वारा जारी की जाती है। खाद्य और कृषि की स्थिति सोफा भी जो है ये फाओ द्वारा जारी किया जाता है।
कृषि कमोडिटी बाजार की स्थिति यानी सोको या भी फाओ के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये था दोस्तों डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम आज का, और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से अपनी तैयारी को गति दे रहे होंगे और अपने शॉर्ट नोट्स भी बना रहे होंगे, साथ ही साथ न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे होंगे। अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए, पॉजिटिव हो या निगेटिव, जैसा भी हो। निगेटिव होगा तो हम उसमें सुधार करेंगे और पॉजिटिव होगा तो हमें प्रसन्नता होगी। इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।